Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. सो देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अपना जो इकोनॉमी का हम लोग डिस्कस कर रहे थे, राइट, उसमें हमें बात करते हैं कि आखिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस, राइट, इंटरेस्ट रेट को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऑन बॉन्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आरबीआई क्या करता है, व्हेन आरबीआई ट्राइज टू गो फॉर ओपन मार्केट ऑपरेशन और आरबीआई बॉन्ड्स को खरीदेगा, राइट, तो क्या हो जाएगा, तो आपका बॉन्ड जब खरीदेगा तो बॉन्ड का प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट बॉन्ड की यील्ड क्या हो जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू आरबीआई क्या कर सकता है, आरबीआई बॉन्ड के जो प्राइसेस है और बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट है उसके साथ भी आरबीआई कैन प्ले, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट वो पुश कर सकता है मनी को टूवर्ड्स द बैंक, ठीक है। अगर आरबीआई बहुत ही अग्रेसिवली आप देखोगे बॉन्ड्स खरीदना स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा बॉन्ड पे। तो भाई क्या अट्रैक्टिव है, तो भैया क्या अट्रैक्टिव है, तो ऑब्वियस ही बात है भाई, बैंक का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो पीपल माइट शिफ्ट टूवर्ड्स द बैंक, राइट, पीपल माइट शिफ्ट टूवर्ड्स सम अदर सोर्सेज, राइट। हम ये आगे देखेंगे, ठीक है, कि अगर ऐसा होता है जनरली तो गोल्ड में ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, राइट। तो ये आगे आएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। खैर, यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट आर द 3 वेज थ्रू विच मनी सप्लाई कैन बी कंट्रोल। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे रिजर्व रेशो। अब रिजर्व रेशो कौन कौन से, वही आपको पता है, राइट, ये आपके CRR SLR इसके थ्रू कर सकता है, ठीक है। देन आता है पॉलिसी रेट, ठीक है, पॉलिसी रेट में आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इसके थ्रू कर सकता है। एंड थर्ड आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, ठीक है, राइट। सो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मनी सप्लाई को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये इस बार भी 2022 के प्रीलिम्स में जब मैंने अभी दिया था इस बार तो आया था, राइट, वो इजी सवाल था, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है, ऑल राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसको यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए 2011 एंड 12 में स्टार्ट हुआ था, राइट, एंड ये क्या है, ये आपका ऐसे देख सकते हो कि जब रेपो की बोरोइंग सफिशेंट ना हो तो क्या मेरे पास कोई इमरजेंसी विंडो है बोरो करने के लिए बैंक के पास, द आंसर टू दिस इज़ येस, ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो आप क्या कर सकते हो, SLR जो कोटा की सिक्योरिटी है उसको भी प्लेज कर सकते हो, ठीक है, राइट, ठीक है, टू द यू कैन से आरबीआई, एंड उससे पैसा ले सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड ये एक याद रखिएगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की जो आपके पास फैसिलिटी है ये सिर्फ ओनली शेड्यूल्ड कॉमर्स बैंक के पास होती है, ठीक है, जबकि लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी की जो आपके पास फैसिलिटी होती है इट इज़ टुवर्ड्स द ऑल क्लाइंट्स ऑफ आरबीआई। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा, बैंक जो लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी वाली जो फैसिलिटी होती है लैफ, उसमें इट कैंट सेल इट्स GSEC, राइट, मतलब इट कांट सेल इट्स SLR वाली सिक्योरिटी, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में अपनी SLR कोटा वाली सिक्योरिटी भी सेल करी जा सकती है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, राइट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, मार्जिनल स्टैंडिंग लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है वो रेपो रेट पे होती है, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी थोड़ी सी महंगी होती है, दैट इज़ 1+1 अबव द रेपो रेट। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, राइट। बाकी हाँ, मिनिमम बिड आप इसमें 5 करोड़ लगा सकते हो, उधर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में 1 करोड़ ही लगा सकते हो, ठीक है। इधर आप मैक्सिमम 1% ऑफ NDTL ले सकते हो, उधर 2% ऑफ NDTL ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में मेन जो क्या पॉइंट है, इमरजेंसी में होता है ये, राइट, और यहाँ पे आप SLR कोटा की सिक्योरिटी को भी गिरवी रख के आप आरबीआई से उधारी कर सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट, इस पर ही पूछा जा चुका है क्वेश्चन। सो दिस इज़ अ रेट चार्ज टू अ मर्चेंट फॉर द अच्छा बाय द बैंक फॉर पेमेंट ऑफ यू कैन से वेरियस प्रोसेसिंग सर्विस जो देती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये वाली जो फैसिलिटी जो मर्चेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उसके लिए जो है क्या, जो आपका बैंक वगैरह है वो चार्ज करता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, मतलब जो मर्चेंट होता है जो ये प्रोवाइड करवा रहा होता है, एक्चुअली बैंक को भी कहाँ से आता है, पेमेंट गेटवे से, हाँ है ना, ठीक है। तो दिस इज़ द रेट चार्ज टू अ मर्चेंट बाय द बैंक फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विसेज ऑन द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये वो, ठीक है। तो ये मर्चेंट को बेसिकली देना पड़ता है, ठीक है। अब चाहे तो मर्चेंट नीचे भी ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है, इंडिविजुअल को, एंड जैसे ही उसने ये इंडिविजुअल को ये एक्सपेंस ट्रांसफ़र किया तो हम इंडिविजुअल्स के लिए वो कॉस्ट बढ़ जाएगी,
कि सपोज़ करो 10 रुपये का हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अब वो बोलेगा नहीं सर 12 रुपये देना, 2 रुपये तो मेरा MDR जा रहा है, ठीक है, राइट। सो इवन ऑन QR ये लगता है, ठीक है, राइट। बट येस अभी NPCI का हम यूज़ करते हैं, राइट, तो वो सरकार का है, तो वहाँ वो ले नहीं रही है, ठीक है। जबकि अगर आप अमेरिकन एक्सप्रेस इन सब के क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ करो तो इसमें क्या है, इसमें महंगे होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी अच्छा नोट करिएगा कि MDR इज़ वेव्ड ऑफ फॉर रुपे कार्ड्स एंड UPI प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो अगर आप इसके यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपको कोई भी MDR वगैरह नहीं देना होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे NPCI। तो NPCI किसका इनिशिएटिव है, राइट, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NRI। तो RBI एंड IBA का है, ठीक है, RBI एंड IBA, ठीक है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन करके है, याद रखिएगा। एंड इनका जो ऑब्जेक्टिव है वही रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स, राइट, इसको ऑपरेट करना। 2008 में बना था अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। तो रिमेंबर, अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ये बॉडी बन चुकी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक है, इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अपनी पावर्स को डिराइव करता है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। एंड इट हैज़ लॉन्च वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक रुपे, भीम, नाच, ठीक है, CTS, ठीक है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम शायद यही है, ठीक है, भारत बिल, QR, UPI ये पूछा जाता है, ठीक है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, राइट, जो ATM वगैरह को लिंक करता है, ठीक है। तो ये सब याद रखना है, NPCI के वेरियस प्रोडक्ट्स कौन कौन से ये पूछा जा सकता है, ठीक है, राइट, इसके बारे में पता होने चाहिए। एंड किसका इनिशिएटिव है, तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है, RBI और IBA, ठीक है। तो NRI से याद रखना, ठीक है, और एक्ट ज़रूर याद रखना, ठीक है, अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट, ऑल राइट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, ठीक है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो मीन्स आपके पास कितना कैपिटल है विथ रिस्पेक्ट टू योर रिस्की एसेट्स, आपके पास कितना कैपिटल है, ठीक है, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज द कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। यानी आपके पास टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय योर रिस्क वेटेड एसेट्स, जैसे अंबानी का लोन, ठीक है, माल्या का लोन और गवर्नमेंट का लोन, तो उस हिसाब से आपके पास क्या कैपिटल है या नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड दिस इज़ डिसाइडेड बाय द बेसल कमेटी, ठीक है, बेसल कमेटी के द्वारा ये चीज़ डिसाइड करी जाती है, ठीक है, राइट। एंड आपके पास दिस शुड बी हाई, राइट, दिस कैपिटल एडिक्वेसी रेशो आपका हाई होना चाहिए, 1% के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, राइट, और आपके रिस्क वेटेड एसेट्स कम होने चाहिए और टोटल कैपिटल आपका ज़्यादा होना चाहिए बैंक का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूज़पेपर। सो न्यूज़पेपर आर नॉट सब्जेक्टेड टू द GST, याद रखिएगा। हाउएवर इनमें जो एडवर्टीजमेंट वगैरह आते हैं कोचिंग के, आप जो एडवर्ट देखते हो, ये इन पे GST लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर आर सब्जेक्टिव टू GST, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे टैक्स के बारे में। तो टैक्स हम सबको पता है कि भाई सिटीजन्स कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, ये लिवाइड कैसे होते हैं, ठीक है, राइट। तो दिस इज़ लिवाइड बाय द गवर्नमेंट एंड दिस इज़ डन बाय लॉ, ठीक है, याद रखिएगा, राइट। टैक्स वगैरह के लिए आपका प्रॉपर लॉ आता है, राइट, जो हम जानते हैं जैसे कि फाइनेंस एक्ट, अप्रोप्रिएशन एक्ट, जैसे अप्रोप्रिएशन के थ्रू आप खर्चा करते हो, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, राइट। अब हम बात करते हैं सरचार्ज की। तो सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज पहली बात सिर्फ पार्लियामेंट लगाती है एंड दिस इज़ यू कैन से एन एडिशनल टैक्स ऑन ऑलरेडी इम्पोज्ड टैक्स, ठीक है, राइट, ये ध्यान रखिए, अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगा। फिर आता है सेस भी देखिए पार्लियामेंट लगाती है एंड दिस इज़ फॉर सम काइंड ऑफ टैक्स ऑन टैक्स फॉर स्पेशल पर्पस, जैसे वाटर सेस, एजुकेशन सेस, ठीक है। तो दिस की भाई पैसा जो आएगा वो एजुकेशन के लिए यूज़ होगा, वाटर के लिए यूज़ होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड दिस इज़ अंडर आर्टिकल 270, ये पता होना चाहिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझो कि सरचार्ज जो है दैट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड विद द स्टेट्स, जबकि सेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद द स्टेट्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, सपोज़ करो आपकी इनकम है 1000 रुपये, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, टैक्स आपका 10% देना है तो आपने टैक्स दिया 100 रुपये, फाइन। अब सरचार्ज मैंने लगा दिया 10%, तो अब 10% किस पे लगेगा, 1000 पे या 100 पे? वो लगेगा 100 पे, ठीक है, एंड दैट इज़ 10। अब टैक्स प्लस सरचार्ज कितना आ गया, 110। अब आता है सेस 10%, तो सेस 10% किस पे लगेगा, 110 पे, यानी 11 रुपये। तो 110 प्लस 11 आपको ये एक्स्ट्रा 11 रुपये देने पड़ेंगे, दिस इज़ व्हाट इज सेस, ठीक है। तो टोटल आपको कितना देना पड़ेगा, 1000 का ये 110 प्लस 11 रुपये, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा टैक्स प्लस सरचार्ज करके।
ये चीज़ ध्यान रखना। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इसको दोबारा देख लेना, ठीक है, कि पहले कैसे सरचार्ज आता है, उसके बाद जब फाइनल सब कुछ आ जाता है टैक्स ऑन टैक्स, तो वो आपका सेस आ जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। एंड सेस को शेयर किया जाता है, ठीक है, जबकि सरचार्ज को नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, ठीक है, राइट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फाइन, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो हमने सारा कुछ डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। एंड टैक्स दोनों लगा सकते हैं, याद रखिएगा, सेंटर भी स्टेट भी दोनों लगा सकता है, ठीक है। एंड इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सिटीजन, हमने देख लिया, राइट। ऑल राइट, अब बात करते हैं देखिए मनी मल्टीप्लायर। तो दिस हैज़ इन्वर्स रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू CRR, ठीक है। तो जैसे जैसे CRR बढ़ेगा मनी मल्टीप्लायर कम होगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है भाई, कम पैसा लोगों के हाथ में होगा तो फिर वो मनी मल्टीप्लायर कम होगा, राइट। देखिए ऑपरेशन ट्विस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर भी, जैसा कि मैंने बताया था वही रेपिटेशन है कि साइमल्टेनियसली बाय द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी एंड यू शुड सेल द शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, राइट। सो दैट जो भी लोग लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में पैसा फंसाए हैं वो हटाएं, राइट। एंड एज अ रिज़ल्ट क्या हो, एज अ रिज़ल्ट वो लोगों तक पैसा पहुँचे, राइट। एंड जब लोगों तक पैसा पहुँचेगा तो क्या होगा भाई, ऑब्वियसली बात है भाई, द पीपल वुड गेट मनी एंड एज अ रिज़ल्ट इट वुड बूस्ट डिमांड, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे करना है। इनका एम है कि भाई आप लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड्स है उसकी यील्ड को लो करो, ठीक है, उसकी यील्ड को लो करना, ठीक है, राइट। एंड देयरफॉर बैंक क्या करेंगे, दे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट वगैरह को कम करते जाएंगे, ठीक है। एंड हाउस लोन्स वगैरह आपको चीप वगैरह दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब उनके लिए क्या है, हाउस लोन वालों को पैसा देना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। देखो बैंक के पास दो ऑप्शन है, या तो भाई देखो मैं लंबे वाली बॉन्ड्स में लगा दूँ और चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है, और ये चीज़ सही भी है। देखो लंबे वाले बॉन्ड्स में लगा दोगे सरकार तो कभी डिफ़ॉल्ट मारेगी नहीं, या फिर भाई लंबा 30 साल 20 साल के लिए हाउसिंग लोन दो। हाउसिंग लोन को बैंक देने से डरता है, क्यों, बिकॉज ये फेल हो जाएगा, हो सकता है क्या पता ना दे पाए, ठीक है। तो बट यार अब RBI वांट्स कि भाई ये वाला पैसा निकल के यहाँ जाए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो ये ऑपरेशन ट्विस्ट करेगा। एंड अब ये पैसा शिफ्ट किधर हो जाएगा, अब बैंक के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि भाई हाउसिंग लोन को पैसा दो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन, तो क्या डेप्रिसिएशन हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है, राइट। एंड इसमें क्या हो जाता है, जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो चीप हो जाते हैं, ठीक है, एज यू गेट मोर रुपीज़ फॉर डॉलर्स, राइट। एंड इम्पोर्ट्स आपके एक्सपेंसिव हो जाते हैं, ये हम सब जानते हैं, राइट। ऑल राइट, अब बात करते हैं यहाँ पे करेंसी डिमांड, ठीक है। तो अगर करेंसी डिमांड आपकी यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है, अगर डिप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है। एंड RBI क्या करेगा, RBI बाइज द रुपीज़ एंड इट सेल्स द डॉलर। तो आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है, ठीक है, वो भी कम होने लग जाएगा व्हेन द योर करेंसी स्टार्ट्स टू डिप्रिशिएट, ठीक है। देन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें प्रॉफिट आएगा एज नाउ इन इंडिया यू गेट $1 के लिए मोर रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, राइट। एंड FIIs को इन्वेस्टमेंट इंडिया में अब चीपर दिखने लगेगा, ठीक है, क्योंकि अब भाई FIIs को क्या मिलेगा, सेम डॉलर में मोर इंडियन रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, राइट। इन्फ्लेशन देखिए इनिशियली तो डेफिनेटली बढ़ेगा क्योंकि ऑयल इंपोर्ट इंडिया के बढ़ेंगे और इंपोर्ट भाई एक्सपेंसिव हो ही रहा है, बट लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, चीप हो जाते हैं, तो वो कंपेंसेट कहीं ना कहीं कर देते हैं, ठीक है। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देखिए ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी आपके एक्सपेंसिव हो जाएंगे क्योंकि भाई बाहर से आपको जो अब चीज़ें इंपोर्ट करनी हो आपके लिए महंगा हो रहा है, यू नीड टू गिव मोर मनी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। आईफोन वगैरह आपके लिए क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है। रेमिटेंसेस देखिए अगेन इसका जो लोग को रेमिटेंस मिलेगी उनको लोग के फ़ायदा है, पहले $1 के 60 मिलते, तब $1 के 70-80 मिलते हैं, राइट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देन रिमेंबर डेप्रिसिएशन तो देखो सप्लाई एंड डिमांड पे होता है, ठीक है। डीवैल्यूएशन ये कोई अथॉरिटी करती है, राइट, चाहे सेंट्रल बैंक हो चाहे आपका गवर्नमेंट हो, राइट, ये तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये पर्पसफुली किया जाता है, फाइन। तो ये चीज़ ध्यान रखना क्या इम्पैक्ट है, कैसा है, ठीक है, राइट, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, फाइन। ऑल राइट, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे FDI वर्सेस FII, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो FDI और FII में जो मेन वैसे जो मेजर डिफरेंस आता है वो विद रिस्पेक्ट टू द कितना अमाउंट इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो जनरली कैसा देखा जाता है कि 10% से ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है किसी लिस्टेड कंपनी में तो वो आपका FDI कहलाएगा, और अगर वो कंपनी अनलिस्टेड है तो देखो भाई कितना भी इन्वेस्टमेंट हो, 10 से ज़्यादा 10 से कम, वो हमेशा FDI है। क्या बोला मैंने,
अगर कंपनी लिस्टेड है फिर हम देखेंगे कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर वो 10% से ज़्यादा है तो दैट इज़ कॉल्ड एज FDI। 10 से कम है लिस्टेड कंपनी में तो FII। बट अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो कुछ नहीं, हम हर इन्वेस्टमेंट 2%, 5%, 50% इज़ एन FDI। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अनलिस्टेड में नो FII। अनलिस्टेड में कोई FII नहीं आता। ठीक है, इफ़ लिस्टेड लेस देन 10% तो FII होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ FDI। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी 2021 में सवाल आ चुका है। तो हमेशा ध्यान रखना है FDI कम्स थ्रू इक्विटी, ये चीज़ पता होनी चाहिए। शेयर ओनरशिप, यहाँ कोई डेप्ट का कंपोनेंट नहीं होता है, कोई लोन का कंपोनेंट नहीं होता है। जबकि FII में क्या होता है, डेप्स अलाउड होते हैं, बॉन्ड्स अलाउड होते हैं। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, FDI को यही भी चीज़ बोला जाता है कि FDI आर नॉन डेप्ट फाइनेंसेस, रिमेंबर दिस। ठीक है, फिर दूसरा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, टेक्निकल एडवांसमेंट बढ़ता है, क्योंकि भाई FDI आता है तो ऑब्वियसली बात है जॉब वॉब जनरेट होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर FIIs क्या होता है, FIIs वगैरह भी शेयर वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, बट ये लोग क्या करते हैं, ये कुछ टाइम के लिए करते हैं। ठीक है, ये बहुत हॉट मनी होता है तो जल्दी से एग्जिट भी ले लेते हैं। FDI इतनी जल्दी एग्जिट नहीं लेता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो FII आपका भी हम देखेंगे सेकेंडरी मार्केट में आता है, शेयर मार्केट में आता है, राइट। ठीक है, और जबकि FDI किस में आता है, प्राइमरी मार्केट में आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किस में आता है, इक्विटी डेप्ट। ठीक है, राइट, चाहे इक्विटी हो चाहे डेप्ट हो, वो सेकेंडरी मार्केट में आता है। इट कैन मीन प्राइमरी टू, बट जनरली वो सेकेंडरी मार्केट में आता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, अब FDI याद रखिएगा, न्यू शेयर्स जब भी लॉन्च होते हैं, ठीक है, न्यू मनी आता है तो वो आपका FDI का पार्ट है। सेक्टर स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म होता है। जबकि FPI में क्या है, कोई न्यू कैपिटल नहीं आता, सिर्फ सेलिंग एंड बाइंग ऑफ शेयर्स होती है, वो भी सेकेंडरी मार्केट में। एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक सेक्टर। ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए FPI आता है। ठीक है, तो FDI और FPI में आई होप आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है, एंड स्पेशली ये इक्विटी वाला कॉन्सेप्ट तो समझ नहीं। ठीक है, FII में दोनों हो सकते हैं, शेयर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या डेप्ट भी हो सकता है। तो FII कैन बी डेप्ट ऑल्सो एज वेल एज इक्विटी ऑल्सो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, FII क्या देखते हैं, वो हमेशा सिर्फ अपना इंटरेस्ट डिफरेंशियल देखते हैं कि भाई रियल इंटरेस्ट रेट कितना है। अगर मुझे इंटरेस्ट रेट जो मिल रहा है और उसमें से इन्फ्लेशन माइनस कर ले रहा हूँ, ये मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये मेरे लिए फ़ायदे का सौदा है। हाँ, है ना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। FDI वाले इज़ रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, FII इज़ रेगुलेटेड बाय सेबी, क्योंकि शेयर मार्केट वगैरह में आता है। हालांकि सीलिंग RBI भी लगा सकती है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या बात कर लिया, ये हमने यहाँ पे FDI और FPI के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है, इसको यहाँ पे स्टडी कर लिया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑल राइट। अब हम यहाँ पे एक चीज़ को समझते हैं, एक और चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर मनी को मार्केट से रेस करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है फाइनेंशियल मार्केट में, या तो आप इक्विटी लो या तो आप डेप्थ लो। ठीक है, अगर आप इक्विटी साइड जाते हो तो शेयर ओनरशिप, डिविडेंड, रिटर्न्स, ठीक है, प्रॉफिट्स, ये आपको देना पड़ेगा। अगर आप डेप्थ साइड जाते हो तो बॉन्ड, डिबेंचर, ये देना पड़ेगा। बट वहाँ कहीं भी ओनरशिप नहीं देनी होती, रिमेंबर दिस। ठीक है, वहाँ आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये आपको वापस करना है, दैट्स इट। कोई प्रॉफिट ऑफिट शेयर नहीं करना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, FDI डजेंट इंक्लूड FPI, एक ये भी पॉइंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। FDI डजेंट इंक्लूड FPI एंड वंस एन FDI इज़ ऑलवेज एन FDI। ऐसा नहीं है कि वो FPI में कन्वर्ट हो जाए, प्लीज़ रिमेंबर दिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। देखो, दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका मनी मार्केट भी होता है, एक होता है आपका कैपिटल मार्केट भी होता है। अभी हम दोनों को समझेंगे। ठीक है, बड़ी ये ध्यान रखो। ठीक है, राइट, एक अलग अलग टाइप से क्लासिफिकेशन है, एक आपका इक्विटी साइड में, एक आपका डेप्ट साइड में। ठीक है, और दूसरा एक आपका मनी मार्केट भी हो सकता है और एक आपका कैपिटल मार्केट भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जो मेन जो क्वेश्चन आता है वो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट पे आता है। यहाँ पे ध्यान से समझो। ठीक है, मनी मार्केट जो होता है वो होता है आपका शॉर्ट टर्म, ये बेसिस ऑफ टाइम होता है, दैट इज़ लेस देन 1 ईयर। जबकि कैपिटल मार्केट लंबा आ रहा है, कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहा है तो लंबा इन्वेस्टमेंट है, यानी दिस इज़ ग्रेटर देन 1 ईयर। ठीक है, पहला डिफरेंस तो ये है। ठीक है, मनी मार्केट में आपको दिखाई देगा जैसे पार्टिसिपेटरी नोट्स, टी बिल, कॉल मनी, जो भी है लेस देन 1 ईयर के लिए है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मनी मार्केट, राइट। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको डेप्थ मिलता है, इक्विटी नहीं मिलती।
ये ध्यान रखिएगा मनी मार्केट में, ठीक है, राइट। बट मनी मार्केट इज़ मोर लिक्विड, ठीक है, एंड इट इज़ लेस रिस्की, ठीक है। कैपिटल मार्केट में क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, ठीक है, यहाँ आपको इक्विटी प्लस डेप्थ दोनों मिल सकता है, राइट। एंड यहाँ पे क्या है, ये लेस लिक्विड होता है एंड यहाँ हाई रिस्क होता है, बट यहाँ पे रिटर्न्स कमाने का भी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे शेयर्स वगैरह है कैपिटल मार्केट में, राइट, ठीक है, तो इसमें हाई रिटर्न के चांसेस है, ठीक है, ये ध्यान रखना। बॉन्ड्स भी है, जैसे मसाला बॉन्ड्स है, और मसाला बॉन्ड आपके 2 साल 3 साल 5 साल लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली किसका पार्ट हो गया, कैपिटल मार्केट का हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आपको यहाँ पे समझ में आई होगी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम फर्दर मनी मार्केट को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, मनी मार्केट का और क्लासीफाई करते हैं। तो देखो मनी मार्केट हर के लिए, भाई सरकार को अगर पैसा चाहिए तो क्या करे, तो सरकार टी बिल निकाल ले, ठीक है, लेस देन 1 ईयर के लिए होते हैं, राइट, एंड गवर्नमेंट अपनी इसके थ्रू अपनी बोरिंग को वो करती है और अपना फिस्कल डेफिसिट को अपना स्पॉन्सर करती है, ठीक है। इट इज़ एलिजिबल फॉर द SLR, राइट, SLR कोटा के लिए ये सिक्योरिटीज़ है, ठीक है। और RBI ऑक्शन करता है, 91 डेज़ के लिए होती है, 182 डेज़, 364 डेज़ ये चलता है, ठीक है। जनरली डिस्काउंट पे इशू होती हैं और क्या होती है, फेस वैल्यू पे RBI, ठीक है, मतलब सरकार या RBI जो भी करना चाहे वो ख़रीद के पैसा दे देता है, ठीक है। दिस इज़ हाउ टी बिल्स वर्क। कैश मैनेजमेंट बिल्स क्या होते हैं, ये भी इसी टाइप के होते हैं, ठीक है, लेस देन 91 डेज़ के लिए होते हैं, दीज आर इशूड एट डिस्काउंट, SLR में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई किसी कॉरपोरेट को पैसा चाहिए, वो मनी मार्केट से कैसा ले, तो उसके लिए भी कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है कि भाई जो भी आपने टाइम डिपॉजिट आपने FD वगैरह बैंक में बना रखी है, उसके रख के आप क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप सर्टिफिकेट्स इशू कर रहे हो, राइट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। एंड मिनिमम 1 लाख के होते हैं, बट एक चीज़ ध्यान रखना, लोन्स कांट बी ग्रांटेड अगेंस्ट दिस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं कमर्शियल पेपर। तो अगेन ये एक कंपनी या एक कॉर्पोरेट सेक्टर इशू करता है, कहता है कि भाई हम कुछ टाइम बाद आपको जो जो पैसा है वो रिटर्न कर देंगे, बट ये अनसिक्योर्ड होता है, यहाँ पे कोई पीछे बैकअप नहीं है, बस भाई कंपनी ने कहा है आपको यकीन है तो ले लो, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, मिनिमम 7 डेज से 1 ईयर के लिए होता है, ऑब्वियसली बात है, बट यहाँ 5 लाख की लिमिट है, कम से कम 5 लाख पैसा तो लगाओगे आप, 5 लाख रुपये। नेक्स्ट इज़ अबाउट द कमर्शियल बिल। ना कमर्शियल बिल इज़ बेसिकली ड्रॉन बाय द सेलर ऑन बायर फॉर सम एंटिटी जो उसने उसको बेची है, ठीक है, तो उस एंटिटी के बेसिस पे ही इज़ ट्राइंग टू कि गो फॉर सम काइंड ऑफ बिल, राइट, ठीक है। एंड इस बिल को आगे अगर बैंक वो कर दे रेटिफाई, तो इसे ट्रेड भी किया जा सकता है, आप किसी और को बेच दो, राइट। अगेन ये 30 60 90 डेज़ के लिए होती है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। सिमिलरली यार बैंकों को दिक्कत पड़ जाती है कि भाई हमारे पास पैसे कम हो गए, कहाँ से उधार ले कैसे ले, तो बैंक आपस में ले लेते हैं, दिस इज़ कॉल्ड कॉल मनी, ठीक है। अगर 1 दिन के लिए तो कॉल मनी, और ऊपर है 1 दिन से ज़्यादा तो नोटिस मनी, ठीक है, याद रखिएगा, राइट। एंड एक चीज़ ध्यान रखना, RRBs आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कॉल मनी, ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ लोन, ठीक है। ओवरनाइट बोरोइंग बाय द बैंक, ठीक है, 2 से 14 दिन के लिए अगर बैंक को बोरो करना है, ठीक है, अपने पड़ोसी बैंक से कर लो कॉल मनी पे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्या डिस्कस कर लिया, ये हमने यहाँ पे पूरा जो मनी मार्केट है उसको अच्छे से यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। मनी मार्केट देखो दोनों के लिए है, गवर्नमेंट के लिए भी है, ठीक है, और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी है। और कॉर्पोरेट सेक्टर में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, ठीक है, कॉल मनी, ये सब आपके पास है। एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सॉरी कमर्शियल पेपर पे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, आई थिंक लास्ट ईयर पूछा गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, अनसिक्योर्ड होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, राइट, 7 दिन 5 लाख, ये पता होना चाहिए। बेसिक देखो, अगर आपको आइडिया समझ में आ गया तो आप वहाँ पे आराम से क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अगर आप इसको टफ बनाओगे तो भाई फिर भैया रट्टा मारो एंड खेलो, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे हम कैपिटल मार्केट।